नमस्कार। आज की हिंदी शिक्षण में मैं राकेश चंद्र काला, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 12 आरोह हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 2 के पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर साय जी द्वारा लिखी गई है, उस पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा के मुख्य बिंदु हैं रघुवीर साय जी का जीवन परिचय पर चर्चा, साक्षात्कार एवं व्यंग्य विधा पर चर्चा, कविता का वाचन एवं भावार्थ और कविता आधारित प्रश्नोत्तर। आइए हम रघुवीर साय के जीवन परिचय पर एक नजर डालते हैं। रघुवीर साय का जन्म सन 1929 में लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रघुवीर साय एक जाना माना नाम है और इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे और रघुवीर साय ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से भी संबद्ध रहे। इनको हिंदी का जो साहित्यिक सम्मान है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो भी मिला हुआ है, उससे भी सम्मानित है और इनका निधन सन 1990 में दिल्ली में हुआ। इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। कहने का मतलब यह है कि रघुवीर साय जी कह रहे हैं कि यदि वे बोलेंगे, जब वे बोलेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, और यदि सत्ता का तिलिस्म टूटे चाहे न टूटे, लेकिन उनके अंदर का जो डरपोक व्यक्ति है वह जरूर टूटेगा। जब वह कुछ बोलेंगे तो उनके अंदर का जो एक कायरपन है वो जरूर टूटेगा। इसलिए कविता में बोलना बहुत जरूरी है, ऐसा वे मानते हैं। रघुवीर साय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। संवेदनशील नागर चेहरा से यहाँ पे मतलब है कि नगरीय सभ्यता है, उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है और अपनी कविताओं में उन्होंने नगर में रहने वाले जो लोग हैं उन पर, या सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा, एक शब्द यहाँ पर है बेलोस भाषा। बेलोस का मतलब होता है सच्ची भाषा या खरी भाषा में उन्होंने कविता लिखी है। तो जो सड़क की, चौराहे की, दफ्तर की, अखबार की, संसद की, बस की, रेल की, बाजार की जो सच्ची भाषा है, जैसी भाषा है वैसी भाषा में उन्होंने कविता लिखी हुई है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया है। इसीलिए मैंने कहा था कि नागर चेहरा है, क्योंकि उन्होंने जो कविताएं लिखी घर मोहल्ले से संबंधित है और ऐसा लगता है कि जैसे उस चेतना के हम स्थायी नागरिक हों। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। जितने ये विषय हैं, चाहे हत्या हो, लूटपाट हो और आगजनी हो, नैतिक भ्रष्टाचार हो, ये सब, छल छदम हो,
इनकी कविता में उतरकर ये सिर्फ सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाती, बल्कि आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाती हैं। आत्मान्वेषण का मतलब क्या होता है? अपनी बौद्धिक क्षमताओं का परीक्षण या विश्लेषण करना। उन कविताओं को पढ़ करके, समझ करके अपने अंदर जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उनका परीक्षण और विश्लेषण भी करते हैं इनकी कविताओं के माध्यम से। एक शब्द आया है आत्मान्वेषण, ये आपको ध्यान रखना है। यह ठीक है कि पेशे से वे एक पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। यद्यपि उनका जो पेशा था वो पत्रकार का था, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं की, बल्कि वे एक कहानीकार भी थे और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। यहाँ पर एक शब्द है वैभव। उन्होंने कविता को क्या किया? नाटकीय, और वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य, शान, प्रमुखता। तो कविता को इस प्रकार से उद्धृत किया जैसे कि वो कहानी कह रहे हो कविता के माध्यम से, या एक नाटक का मंचन कर रहे हो कविता के माध्यम से। इस प्रकार की कविताएं उनकी आपको देखने को मिलेंगी। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियां उनकी यहाँ नहीं के बराबर हैं। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, ये उनकी कविताओं में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। वो सिर्फ वर्तमान पर लिखते हैं, जो कुछ वो देख रहे हैं उस पर वे कविता लिखते हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास, उजास का मतलब होता है चमक। जो मार्मिक चमक है, जो रोशनी है, या जो इसको उज्जवल या चमक या रोशनी कह सकते हैं, जो मार्मिक चमक है और व्यंग्य भुजी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। अब यहां पर एक शब्द आया है व्यंग्य। उनकी कविताओं में आपको व्यंग्य देखने को मिलेगा। अब व्यंग्य का मतलब क्या होता है? कविता हो, नाटक हो, कहानी हो, इसमें एक प्रमुख विधा के रूप में हम व्यंग्य विधा को लेते हैं कि व्यंग्य हम किसे कहते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि व्यंग्य कविता, कहानी या नाटक के माध्यम से किसी व्यक्ति, परिस्थिति या सामाजिक विश्वास, प्रणाली या मान्यता आदि का उपहास या आलोचना करने की कला है, उसको व्यंग्य कहते हैं। जब हम किसी बात को कहना चाह रहे हैं जो कि हमारे आसपास घटित होती है और वो हमको लगती है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या इसमें कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है, कोई भी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस पर हमको अपनी बात कहनी है। हम डायरेक्ट न कह करके, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से न कह करके, अपनी कविता के माध्यम से, यार इस प्रकार कहते हैं कि सामने वाले को पता भी चल जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है, और उसको सीधे उसका उस पर असर पड़ जाए जो हम बात कहना चाह रहे हैं, वो व्यंग्य कविता में आता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक दो लाइनें मैं कह रहा हूं कि मैं बचाता रहा दीमकों से अपना घर, मैं बचाता रहा दीमकों से अपना घर, और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। यदि इस प्रकार की कोई लाइन लिखी हुई है या कोई पंक्ति लिखी हुई है कविता में, तो ये बतलाती है कि कैसा भ्रष्टाचार, और कुर्सी के लिए कैसा भ्रष्टाचार पूरे मुल्क में हो रहा है, और एक चंद कुर्सी के जो कीड़े हैं वो कैसे मुल्क को खा रहे हैं। अपनी बात को एक व्यंग्य के माध्यम से कवि ने रखा हुआ है। तो ऐसे ही जब हम किसी परिस्थिति, व्यक्ति या सामाजिक विश्वास पर उसका उपहास या आलोचना करते हैं कविता के माध्यम से, तो वो व्यंग्यात्मक कविता कहलाती है या व्यंग्यात्मक काव्य कहलाता है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है। छंद का अनुशासन भी उनके, छंदबद्ध कविताएं भी उनकी मिल जाएंगी, उसमें भी उन्होंने बड़ा ध्यान रखा है। पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। यद्यपि छंदानुशासन उनको आता है कि कविता को छंदों में कैसे लिखा जाता है, लेकिन उनकी कविताएं अधिकतर हमको ऐसी लगेंगी जैसे बातचीत कर रहे हों, या सहज शैली, सहज मतलब इस पर साधारण शैली, साधारण सी बोलचाल की भाषा में उन्होंने अपनी कविता को लिखा है और बहुत अच्छी तरीके से लिखा है।
बतौर पत्रकार और कभी घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है। बतौर पत्रकार और कभी घटनाओं में उन्होंने निहित विडंबना और त्रासदी को भी देखा है। जो विडंबनाएं हैं, जो त्रासदियां हैं, जो दुख हैं, वो जो विभिन्न प्रकार की त्रासदियां हैं, उनको भी इन्होंने देखा हुआ है। और रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। उनकी जो कविता है वो छोटे या लघु चीजों को, जो बहुत गौण चीजें हैं, जिनको हम गौण समझते हैं या लघु समझते हैं, उनकी महत्ता को भी उन्होंने स्वीकार किया है। जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, मतलब जहां पर सुई का काम है वहां पर तलवार का काम नहीं है। इस प्रकार से जो छोटा है, जो लघु है, और उसकी जो महत्ता है उसको स्वीकार किया है अपनी कविताओं में। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालती, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। मैंने कहा था आपको यहाँ पर कि उन्होंने लघु या जो छोटे की महत्ता है उसको स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने सिर्फ बड़े कहे जाने वाले विषयों पर ही नहीं लिखा या बड़ी समस्याओं पर ही नहीं लिखा, बल्कि समाज में जो छोटी-छोटी समस्याएं हैं, जिनसे जो कि हमने हाशिए पर डाल दिए हैं, ऐसी समस्याओं को भी उन्होंने अपनी कविताओं में उकेरा है। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बड़ी हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बड़ी बढ़ती हैसियत, जो बड़े लोग हैं उनकी बढ़ती है हैसियत, जो ताकतवर हैं, और सत्ता के खिलाफ भी उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान खींचा है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रामदास नाम की एक कविता है उनकी, जो कि एक महत्वपूर्ण रचना उनकी मानी जाती है और बहुत प्रसिद्ध भी है। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं, संग्रह से ली गई है। यहाँ पर एक कविता है जो कैमरे में बंद अपाहिज नाम से है, और ये इनकी जो कविता संग्रह है जो लोग भूल गए हैं वहां से लिया गया है, संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, इसमें कवि ने बतलाया है कि टेलीविजन कैमरे के सामने जब हम किसी व्यक्ति को लाते हैं और वो व्यक्ति शारीरिक रूप से दुर्बल होता है, तो उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम कैसी भंगिमा की अपेक्षा करते हैं, कैसे हम उस व्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं, कैसे हमको प्रस्तुत करना था और कैसे हम प्रस्तुत कर देते हैं, ताकि हमारा जो कार्यक्रम है वो रोमांचकारी हो या हमारा कार्यक्रम सफल हो। उस पर उन्होंने दृश्य संचार माध्यम की संबंध को रेखांकित किया है। जो दृश्य संचार माध्यम है, जिसमें कि मुख्य टेलीविजन है, उसको सफल बनाने के लिए आजकल आपने देखा होगा कि टेलीविजन के अनेक चैनल है। उस जमाने में एक ही चैनल होता था जिसको दूरदर्शन कहते थे। तो दूरदर्शन में भी अपने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक कैसे जुड़ें, उसके संबंध में किस प्रकार से जो दूरदर्शन के कार्यक्रम होते हैं वो अपने को सफल बनाने के लिए कैसी-कैसी भाव भंगिमाओं की अपेक्षा करते हैं, उस पर एक व्यंग्य और साक्षात्कार के माध्यम से एक कविता लिखी है जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। कहने का मतलब यदि हम किसी की पीड़ा को
दूसरों तक पहुँचाते हैं किसी माध्यम से या किसी टेलीविज़न के माध्यम से, तो हमको पहले स्वयं संवेदनशील होना पड़ेगा और फिर दूसरों को भी संवेदनशील बनाने का दारोमदार हमारे ऊपर होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम किसी चीज़ को कारोबार से जोड़ देते हैं और कारोबारी दबाव हमारे हमारे ऊपर होता है कि सफल बनाना है, इसको आगे बढ़ाना है और ये हमारी जो जो चीज़ है, ये हमारा जो वस्तु है, वो बाज़ार में आगे बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम संवेदनहीन हो जाते हैं, कभी-कभी संवेदनहीन हो जाते हैं। तो ये कविता जो है यही बताती है कि कैसे एक व्यक्ति को पीड़ा को हम स्वयं संवेदनशील नहीं होते हैं और संवेदनहीन हो जाते हैं। ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता आपको बताती है। शायद जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती ज़रूर है। ये जो कविता है वो हमको ये कविता जो है वो हमको बताती है कि टेलीविज़न के भीतर की दुनिया क्या है और टेलीविज़न के स्टूडियो के भीतर की दुनिया क्या है, उसको उभारती है, उसको बताती है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ़ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम इसको सिर्फ़ टेलीविज़न से ही जोड़ें। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुःख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। अब व्यंजना क्या होती है? यहाँ पर एक शब्द आया है व्यंजना। आप देखेंगे यहाँ पर एक शब्द है व्यंजना। व्यंजना का मतलब होता है किसी दुखद या अप्रिय बात को व्यक्त करने का तरीका, उसको कहते हैं व्यंजना। तो यहाँ पर रघुवीर साय ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ टेलीविज़न के माध्यम से इसको जोड़कर देखा जाए, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए यह इशारा करती है कि हम जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, जो दुःख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। और हमारा जो तरीका होता है, वो हमेशा दूसरे के दुःख, दर्द को या यातना वेदना को वेदना को यातना, वेदना को बेचने का काम हम करते हैं और असंवेदनशील हो जाते हैं। इस कविता के माध्यम से रघुवीर साय जी ने इन सब बातों की ओर इंगित किया है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो ये कविता है, ये ऐसा नजरिया हम अपनाएं कि हम ऐसे लोगों के प्रति जो कि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे हैं, उनके लिए हम संवेदनशील नजरिया अपनाएं। ये कविता ये भी सिखाती है। इसके लिए कवि ने दुर्संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है और वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। और ये भी बताया है कि किस प्रकार से पहले हम चाहते हैं कि इस कविता के माध्यम से हम ये देखेंगे कि करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ जो कार्यक्रम है, वो अंत में किस प्रकार से क्रूर बन जाता है। आइए अब हम देखते हैं कविता कैमरे में बंद अपाहिज। और ये जो कविता है, इस कविता में साक्षात्कार विधा भी है। साक्षात्कार, अब साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार का मतलब होता है प्रत्यक्ष भेंट या सामने आना, पूछताछ करना। साक्षात्कार को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। साक्षात्कार एक संरचित वार्तालाप है जिसमें एक प्रतिभागी प्रश्न पूछता है और दूसरा उत्तर प्रदान करता है। ये प्रक्रिया साक्षात्कार कहलाती है। एक आदमी प्रश्न पूछेगा, दूसरा उसका उत्तर देगा। तो ये कविता है। इस कविता में आप देखेंगे कि कैमरे में बंद अपाहिज एक साक्षात्कार विधा के माध्यम से लिखी गई है और एक व्यंग्य भी है। व्यंग्य के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यंग्य क्या होता है। तो आप ध्यान देंगे कैसे साक्षात्कार के माध्यम से व्यंग्य को उकेरा गया है इस कविता में। आइए इसका वाचन करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ
इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने की वास्ते हम पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। अभी हमने इस कविता का वाचन किया और आपने देखा ये जो कविता है ये बिल्कुल सपाट है और साक्षात्कार के रूप में है। क्या भाव है कविता का वो हम देखते हैं कि कविता का भावार्थ क्या है, कवि क्या कहना चाह रहे हैं। उस जमाने में जब दूरदर्शन होता था या आजकल आप देखेंगे कि आजकल तो कई चैनल हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में दिखाते हैं और ये आपने देखा होगा कि प्रत्येक चैनल कोशिश ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस तक जुड़े या उसकी टीआरपी बढ़े। इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं चैनल वाले। तो उस ज़माने में जब दूरदर्शन होता था, तब दूरदर्शन का ये रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक उससे जुड़ें और जो कार्यक्रम वो दिखा रहे हैं, वो बहुत सफल हों और लोगों तक पहुँचे और लोग कहें कि वाक़ई क्या बढ़िया कार्यक्रम दूरदर्शन ने किया है। तो उसी पर एक कविता यहाँ पर बना रखी है जो कि व्यंग्यात्मक है और साक्षात्कार विधा के माध्यम से रची गई है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ, शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएँगे एक बंद कमरे में। उद्देश्य है एक व्यक्ति को लाना और बतलाया गया है कि हम एक दुर्बल को लाएँगे, जो व्यक्ति दुर्बल है या जो ऐसा व्यक्ति है जो कमज़ोर है लेकिन समर्थ शक्तिवान है। आप देखेंगे यहाँ पर विरोधाभास है। जो दुर्बल हो, कमज़ोर हो वह समर्थ शक्तिमान नहीं हो सकता है और जो समर्थ शक्तिवान हो वो दुर्बल नहीं हो सकता है। लेकिन ये विरोधाभास है, यहाँ पर विरोधाभास है कि इसको विरोधाभास अलंकार भी कहते हैं कि जब हम 2 विरोधी शब्दों को एक साथ रख देते हैं, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएँगे। एक ऐसे दुर्बल व्यक्ति को लाएँगे जो समर्थ है और शक्तिवान है। ये हमारा उद्देश्य होगा कार्यक्रम को दिखाने का एक बंद कमरे में, ऐसा हम बतलाएँगे। कवि कह रहे हैं कि ऐसा हम बतलाएँगे दूरदर्शन के माध्यम से। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? लेकिन जब हम ऐसा बताएँगे कि वो समर्थ और शक्तिवान है, तो हमारा पूछने का तरीका क्या होगा? उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? आपने देखा होगा अपाहिज का मतलब होता है विकलांग, जिनको आजकल हम विकलांग न कह करके दिव्यांग कहते हैं या अपंग कहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को हम दूरदर्शन पर लाएँगे, जिसको हम बोलेंगे कि ये यद्यपि ये कमज़ोर है, लेकिन बहुत समर्थ और शक्तिवान है। बहुत ही समर्थ है, बहुत ही सक्षम है और इसको जो इसका जो अपंगता है या इसकी जो दिव्यांगता है, वो इसके काम में कहीं भी आड़े नहीं आती है। ये हमारा उद्देश्य रहेगा दिखाने का। लेकिन सवाल कैसे होंगे हमारे? सवाल ये होंगे कि आप क्या अपाहिज हैं? ये किस प्रकार का? यही सबसे बड़ा व्यंग्य है कि हम गलत प्रश्न पूछ लेते हैं और ऐसा जताना। और आप क्यों अपाहिज हैं? आपकी अपाहिज का मतलब आपकी अपंगता का कारण क्या है? क्या आपका अपाहिजपन तो दुःख देता होगा, देता है? और फिर उसको पूछेंगे कि जो आपका ये जो अपंगतापन है या जो आपका जो ये दिव्यांगता है, ये आपको दुःख देती है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा-बड़ा और फिर कैमरे वाले को बोलेंगे कि इसको दिखाओ, बड़ा-बड़ा दिखाओ और ये इस पर फ़ोकस करो कि जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि आजकल हमारी पत्रकारिता कैसी हो गई है।
यदि माना किसी गड्ढे के नीचे कोई व्यक्ति, किसी गड्ढे में, सड़क में कोई बड़ा गड्ढा हो रखा है, बोरवेल का गड्ढा हो रखा है, या ना उसमें कोई बच्चा या कोई व्यक्ति गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, तो आजकल की पत्रकारिता में क्या है, पत्रकार वहां पर जाएगा, कैमरा चाहे बड़े लाठी पर बांध करके उस होल में घुसाएगा, उस छेद में घुसाएगा, और उसके बाद उसमें डालने के बाद प्रश्न पूछेगा कि आपको नीचे गिर करके, उस छेद में गिर करके, उस जो बड़ा सा जो छेद बना हुआ है सड़क पर, उसमें घुस करके आपको अंदर कैसे लग रहा है? तो इस प्रकार के प्रश्न हम पूछते हैं जो कि हास्यास्पद होते हैं। ऐसे नहीं कि आप उसको हम सांत्वना दें कि आपको जल्दी बाहर निकालेंगे, नहीं, उससे उटपटांग प्रश्न हम पूछते हैं ताकि हाँ, लोग हमारी ओर आकर्षित हो। इस प्रकार के जो पत्रकारिता आजकल चली हुई है कि हम ऐसे अपनी हेडलाइन्स ऐसे बनाते हैं कि ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें या पढ़ें। तो यहाँ पर भी वही बात कह रही है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा-बड़ा, ये कोष्ठक में लिखा हुआ है। कोष्ठक में लिखने का मतलब ये है कि ये काम होगा, पर्दे के पीछे होगा। ये दिखाया नहीं जाएगा, बल्कि पर्दे के पीछे ऐसा बोला जाएगा कि इसको बड़ा-बड़ा दिखाइए। हाँ, तो बताइए आपका दुःख क्या है? फिर उससे प्रश्न करेंगे और बोलेंगे कि आपका दुःख क्या है? दुःख दिखाई दे रहा है सामने कि वो अपंग है, लेकिन हम उससे ज़बरदस्ती पूछेंगे कि दुःख क्या है? जो चीज़ दिखाई दे रही है उस पर फिर प्रश्न पूछेंगे और जल्दी बताइए, वह दुःख बताइए, बता नहीं पाएगा। और हम उसको कहेंगे कि जल्दी बता भई, फटाफट बता, लेकिन वो बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि अपनी अपंगता को क्या बताना जो कि दिखाई दे रही है, लेकिन हम उससे बार-बार इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे और फिर पूछेंगे कि आपका दुःख क्या है? सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई आदमी गड्ढे में गिर जाए और उस गड्ढे में जाकर के पत्रकार उससे पूछे, कैमरा डाल करके नीचे एकदम से, पूछे कि भई आपको गड्ढे के अंदर कैसा लग रहा है? तो इस प्रकार का बेहुदा प्रश्न पूछना, कैसा लग रहा है उसको? कैसा लगेगा भाई कोई यदि गड्ढे में अंदर चला जाएगा तो? वही बात यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? फिर पूछेंगे कि कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएँगे कि क्या ऐसा, और फिर उसको बोलेंगे कि ऐसा बोल। ये सब जो कोष्ठक में लिखे हुए हैं, कोष्ठक में लिखने का मतलब ये है कि ये सब पर्दे के पीछे होंगे, ये दर्शकों के सामने नहीं आएगा। और हम उसको बोलेंगे कि भई बताओ, ऐसा बताओ, कि इस तरीके से इशारे से हम उसको बताएँगे कि ऐसा बताइए। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। फिर उसको बोलेंगे कि बताइए, सोचिए और कोशिश करो। वो बोल नहीं पाएगा, अपनी अपंगता के बारे में कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन हम उसको उकसाएँगे और बोलेंगे कि सोच करके और बता बता दीजिए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। फिर कोष्ठक में लिखा हुआ है, यह अवसर खो देंगे। क्योंकि ये बड़ा अवसर उस व्यक्ति को दिया गया है कैमरे के सामने बोलने का, और दूरदर्शन में व्यक्ति को लाया गया है, तो उसको बोलेंगे ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, इस अवसर को खोना नहीं है। हर बार व्यक्ति पर्दे पर नहीं आ सकता है, इसलिए ये बातें कोष्ठक में लिखी गई हैं कि यह अवसर आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे, और फिर हम उसको इतना पूछेंगे, ऐसी-ऐसी बातें उसको पूछेंगे जो उसकी दुखती रग पर हाथ हाथ रखेंगे और पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे और इंतज़ार करेंगे उसके रो पड़ने का, करते हैं। और फिर कोशिश करेंगे कि वह इतना रो जाए और उसका इंतज़ार करेंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। उससे पूछेंगे नहीं, लेकिन कोशिश ये करेंगे, फिर कोष्ठक में लिखा हुआ है कि यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये काम हम उसको पर्दे के पीछे करवाएँगे कि भई ऐसा होना चाहिए, और उसके रो पड़ने का इंतज़ार करेंगे। वास्ते का मतलब यहाँ पर होता है के लिए। फिर हम पर्दे पर दिखाएँगे फूली हुई आँख का मतलब सूजी हुई आँख। जब वो खूब रो देगा तो फिर उसको पर्दे पर दिखाएँगे और कैमरामैन वाले को कहेंगे कि दिखाओ इसे बड़ा-बड़ा। फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और कैमरामैन को कहा जाएगा कि इसकी पूरी आँख दिखाइए ताकि दर्शक भी जो है वो भावुक हो जाएँ, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी, कसमसाहट का मतलब बेचैनी, बेचारगी, जो जब रोएगा आदमी तो फिर होंठ उसके हिलते हैं, उनको भी हम दिखाएँगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और तब ये भी कोष्ठक में लिखा हुआ है, इसके पीछे ये है कि आशा ये की जा रही है कि जो दर्शक हैं, वो सोचेंगे कि अपंगता के कारण इसको कितनी पीड़ा हो रही है। विरोधाभास क्या है कि पहले हमने कहा था कि समर्थ व्यक्ति को लाएँगे जो दुर्बल है, जो अपंग व्यक्ति है या दिव्यांग व्यक्ति है, लेकिन समर्थ है, उसको लाएँगे। ये हम उसके बारे में बताएँगे, लेकिन नहीं, हमने उसको पूरा उसकी अपंगता को उसकी पीड़ा ही मान लिया है। एक और को कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हम दोनों एक संग हमें दोनों एक संग रुलाने हैं,
आप और वह दोनों। फिर हमारी एक कोशिश होगी कि दर्शकों को कहेंगे कि धीरज रखिए, और कोशिश ये करेंगे हम कि दोनों, जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो अपंग व्यक्ति है, उसको और दर्शकों को, दोनों को हमें एक साथ रुलाना है, एक साथ रुलाने का काम करना है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। यदि नहीं होगा कभी, ये नहीं रो पाएगा, तो हम कैमरे वाले को कहेंगे कि अभी रुक जाओ, अभी नहीं हुआ, रहने दो, तब इसको फिल्माना जब ये रो जाए, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। आजकल पर्दे पर एक एक सेकंड की कीमत होती है, आपने देखा होगा, जरा सा भी चूक नहीं होती है कि बीच में विज्ञापन आ जाते हैं, तो पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दा बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो है कमाई का एक साधन है। हम मुस्कुराएंगे, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और जब रो जाएंगे, दोनों रो जाएंगे, दिव्यांग व्यक्ति भी रो जाएगा, दर्शक भी रो जाएंगे, फिर हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा, क्योंकि हमको दोनों एक साथ रुलाने थे। और जब लोग रो जाएंगे, तो तब हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, और हम बोलेंगे, फिर हम खुश हो जाएंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। ऐसे कहकर के हम धन्यवाद कहेंगे, और कोष्टक में लिखा है बस थोड़ी सी कसर रह गई। कसर रहने का मतलब कमी रह गई। और सोचेंगे कि यदि सब दर्शक रो गए हों तो बढ़िया है, नहीं रोए तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है, जो हम इसको इतना बढ़िया नहीं बना पाए। तो बस थोड़ी सी कसर रह गई, मतलब और ज्यादा हम रुला देते तो और अच्छा था। तब भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम रुला देते तो बढ़िया था। तो ये एक व्यंग्य था जो रघुवीर सहाय जी कह रहे हैं कि किस प्रकार से आजकल हम अपने, या दूरदर्शन पे या आजकल अन्य चैनल पे हम अपनी, आज भी ये सफल कविता है, क्योंकि हमको बताती है कि किस प्रकार से हम अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैसे-कैसे प्रश्न करते हैं, और हमारा उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन का होता है, उद्देश्य सिर्फ कारोबारी का होता है, कमाई का साधन करने का होता है। तो ये एक कविता थी जिसका भावार्थ मैंने आपको बताया। अब कविता के साथ कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? मैंने कहा था कि कोष्टक में रखने का मतलब यह है कि वो सामने नहीं होंगी, वो सारी की सारी बातें पर्दे के पीछे की जाएंगी, और इसलिए उनको कोष्टक में रखा गया है कि ये चीजें हमको करनी है, ये चीजें हमको कैमरामैन को बतानी है, या ये चीजें हमको जो है, जो उसकी रिकॉर्डिंग जो कर रहा है उसको बतानी है कि ऐसा ऐसा हमको करना है, या उस व्यक्ति को बतानी है कि कैसा वह रो सकता है, और कैसे उससे प्रश्न किए जाएंगे। तो उनको हमने कोष्टक में रखा हुआ है, इसका औचित्य ये है। सामने नहीं आएंगी। कैमरे में बंद अपाइज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। कैमरे में बंद अपाइज करुणा की मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। इस पर विचार कीजिए कि कैमरे में बंद अपाई जो है, करुणा का मुखौटा ओढ़े हुए है, लेकिन उसके पीछे क्रूरता है। क्रूरता ऐसी है कि हम उस व्यक्ति की जो दिव्यांगता है उसको इस प्रकार से उजागर करते हैं कि वह व्यक्ति जो है दुखी हो जाए, अपनी को सोचने लग जाए कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, कि मैं दिव्यांग हूँ, मैं अपंग हूँ, मेरी अपंगता ही मेरे लिए सबसे बड़ा श्राप है। इस प्रकार से हम दिखाते हैं, और करुणा के पीछे ये मुखौटा ओढ़ करके हम उसकी असलियत को क्रूरता के साथ कविता में आगे लाते हैं। हम समर्थ, शक्तिवान, और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? कवि ने व्यंग्य यह किया है कि कहने को तो हमारा जो उद्देश्य है वो यह है कि जो दुर्बल व्यक्ति है, जो दिव्यांग व्यक्ति है, वह बहुत समर्थ और शक्तिवान है। हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि हमारी दिव्यांगता या हमारी अपंगता हमारे जीवन में आड़े नहीं आती है, किसी भी काम में आड़े नहीं आती है। हम उसके बिना भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, समर्थ और शक्तिवान हो सकते हैं। लेकिन होता इसका उल्टा है। होता हमें है कि हम उसको, उसकी दिव्यांगता को या उसकी अपंगता को ही ऐसा बना देते हैं कि जो उसके लिए दुःख का कारण हो जाती है। तो ये इस प्रकार से एक व्यंग्य किया है कि हम किस प्रकार से किसी चीज़ को दिखाते हैं और कैसा उसको वास्तव में पर्दे पर लाते हैं। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे, तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? तो कवि साहब कह रहे हैं कि कारोबारी जो माध्यम है, जो कारोबार का माध्यम है, जो सफल बनाने का माध्यम है, टीआरपी बढ़ाने का माध्यम है, वो उद्देश्य पूरा होगा, और दोनों व्यक्ति जो अ, पर्दे पर दिव्यांग व्यक्ति है या जो दर्शक है, यदि वो दोनों रोने लग जाएंगे, तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। कार्यक्रम सफल हो जाएगा तो हमको ज्यादा से ज्यादा
विज्ञापन मिलेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी, ये उसका मुख्य उद्देश्य है, ऐसा दिखाने का। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत है, देखा होगा 2 बार कोष्ठक में लिखा हुआ है। ये बताने का प्रयास किया गया है उस व्यक्ति को कि आप पर्दे पर आए हैं और पर्दे पर आना बहुत बड़ी बात है, पर्दे की बहुत बड़ी कीमत है और उस कीमत को देखिएगा, आप समझिएगा, इसलिए जैसा कहा जा रहा है वैसा कीजिएगा। तो ये दिखा कर के बताने का है कि पर्दा जो है वो उसकी बड़ी कीमत है और वो एक कारोबारी के रूप में हमारे सामने है और उसका मुख्य उद्देश्य जो है लोगों का मनोरंजन करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सके, ये पर्दे पर वक़्त की कीमत के बारे में बताया गया है। आइए आज हमने जो कुछ चर्चा की, उसका मूल्यांकन करते हैं। साक्षात्कार विधा या व्यंग्य से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया था कि साक्षात्कार विधा में 2 व्यक्ति होते हैं या 2 से अधिक हो सकते हैं। एक प्रश्न पूछने वाला होता है और एक उत्तर देने वाला होता है। तो ऐसी विधा जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं और वह व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है, वो साक्षात्कार विधा है। कविता में हो, नाटक में हो, कहानी में हो या प्रत्यक्ष रूप से पर्दे के सामने हो, ये विधा आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। व्यंग्य विधा के बारे में बताया था कि आलोचना करना, उपहास करना या कटाक्ष करना। प्रत्यक्ष रूप से जब हम अपनी बात को कहीं पर नहीं रख सकते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से जब हम अपनी बात के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सामाजिक चेतना, परिस्थिति का उपहास करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो वह विधा व्यंग्य विधा कहलाती है। अगला है कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को जिसका उद्देश्य कुछ और है, लेकिन दिखाया कुछ और जाता है, हमको बड़ी पीड़ा होगी और हमको लगेगा कि इस प्रकार से जैसा कहा गया है वो पर्दे पर नहीं दिखाया गया है, तो उससे पीड़ा होनी स्वाभाविक है। यदि बताया गया है कि हम एक समर्थ, शक्तिवान दुर्बल को लाएँगे तो व्यक्ति से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि उसकी जो है दुर्बलता कहीं उसके जीवन में आड़े नहीं आती है, बल्कि वह प्रसन्नचित्त है, लेकिन हम उसका उल्टा कर देते हैं, हम उसको रुला देते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जुड़ें, उससे जुड़ें। तो इस प्रकार से हमको इस जो उद्देश्य है उसका पूरा न होने पर पीड़ा ही होगी। आज हमने जिन-जिन बिंदुओं पर चर्चा की उनमें रघुवीर सहाय का जीवन परिचय पर हमने चर्चा की। उसके बाद हमने साक्षात्कार और व्यंग्य विधा पर चर्चा की। तत्पश्चात हमने कविता का वाचन किया, उसका भावार्थ पर चर्चा की और अंत में हमने कविता आधारित प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की। आइए हमने आज जिन बिंदुओं पर चर्चा की उसके लिए हम आपको गृह कार्य देते हैं। आपने अपने आसपास शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए ऐसे अनेक व्यक्ति या ऐसे अनेक दिव्यांग व्यक्ति देखे होंगे। आप उनमें से किसी एक व्यक्ति का साक्षात्कार लीजिए और प्रयास कीजिए कि आप उसका साक्षात्कार किस प्रकार से लेंगे, ये आपको गृह कार्य में करना है और साक्षात्कार विधा के माध्यम से कि आप प्रश्न पूछेंगे और वो व्यक्ति आपको उत्तर देगा, उसको आपने लिखना है, ये आपके लिए गृह कार्य है। आज हमने जिन-जिन बिंदुओं पर चर्चा की, आशा है वो आपको भली-भांति समझ में आ गए होंगे। एक नए अध्याय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।